तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। बहुत आसान चैप्टर है। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरू के 3 चैप्टर्स के अंदर करंट के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। अब फिर हमने 5, 6 और 4, 5, 6 के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पढ़ा है सब कुछ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा सा करंट वारंट से थोड़ा सा ऊपर है, पर रिलेटेड टू चैप्टर 6 ही है। चैप्टर 6 के बहुत सारे टॉपिक्स इससे बहुत रिलेट करेंगे। आ जाओ अभी पढ़ लेंगे। एक छोटू सा चैप्टर है, सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट भाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज डिफाइंड एज अल्टरनेटिंग करंट। जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है भाई, जो अपना क्या है इलेक्ट्रिक करंट, वो हर टाइम चेंज होता रहता है। विच कीप्स चेंजिंग, वो हर टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या चेंज कर रहा है? अपनी मैग्नीट्यूड को, अपनी वैल्यू को। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अपनी वैल्यू को। कोई किसी की वैल्यू 180 है तो वो अपनी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है पीरियोडिकली। ठीक है, टाइम टू टाइम। ओके, बस यही है अल्टरनेटिंग करंट, बस कुछ ज्यादा है भी नहीं। ये ओम्स लॉ है ना, जो अपना ओम्स लॉ को ओबेस करता है, मानता है भाई, उसके मतलब काइंड ऑफ मानता है पूरा। और जो जूल्स हीटिंग लॉ को भी मानता है। एसी सोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो ये इसका सिंबल है, ये ध्यान से देख लो, ये छोटा सा सिंबल है, बस खत्म। बाकी इंस्टेंटेनियस करंट अभी पढ़ते हैं इसको। आ जाओ। आई एवरेज निकालना है अगर हमें, यानी कि करंट निकालना है एवरेज, तो ये फॉर्मूला है अपना 2I0। ये हो गया इंस्टेंटेनियस। अब ये ध्यान से देखना, ये है अपना आई और ये है अपना I0 सीरीज, ये है अपना I0। ठीक है, तो ये जो अपना I0 है ना, ये इंस्टेंटेनियस वाला है, और ये वाला जो अपना है ये अपना एवरेज वाला है। बस आ जाओ, खत्म। सवाल नहीं पूछ लेंगे तो बता रहा हूं मैं तो, बाकी ठीक है। आ जाओ, ये फॉर्मूला आई एवरेज 2I0 बाय पाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 2 बाय, अब सोल्व करना पड़ेगा, तो 2 बाय पाई की वैल्यू 0.637 होती है मेरे भाई। कैसे याद करोगे? जैसे 6, 7, 8, 9 होते हैं, जैसे नॉर्मल काउंटिंग होती है, ऐसे 0.637 6, 7 हो गए याद, तो भाई 3 2 जा 6 होता है, ऐसे करके 6 3 7 6 ऐसे हो जाएगा यार। ठीक है, और आई एवरेज इज इक्वल टू I0 बाय पाई, और आई के साथ 2, यानी कि 2I0 बाय पाई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा अपना, क्या याद हो जाएगा। ये फंक्शन जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर। अब हमने आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 बाय √2। ठीक है, I0 बाय √2। अब 1 बाय √2 की वैल्यू क्या है? उसमें क्या था? 2 बाय पाई की वैल्यू जो पहले पढ़ा वो थी 0.637। अब इसमें 1 बाय √2 की वैल्यू क्या है? 0.707। सोल्व करने में काम आएगा, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सोल्व करने में काम आएगा, और क्या। अब इसमें कैसे जरूरत है? ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 बाय √2। वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं, ये सब हो गया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ। AC through a resistor, alternating current through a resistor। ठीक है, the instantaneous value of alternating EMF is E is equal to E0। ठीक है, और इसका ये बन जाता है भाई, I is equal to I0 sin omega t, ऐसे करके। फेजर डायग्राम नहीं आएगा, आ जाओ हटाओ। सीयूटी में कोई नहीं पूछा मुझसे फेजर डायग्राम। Z is equal to VI। आ जाओ, अब देखो तुम। अब तुमने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही हुआ है, कैसे याद करवाया था? I इज इक्वल टू VR। ठीक है, तो ऐसे करके याद करवाया था, बस V इज इक्वल टू IR, ऐसे करके वीर करके याद करवाते, वीर करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके अंदर क्या है? Z इज इक्वल टू VR। R को हम लोग इसके अंदर रेसिस्टेंस होता है ना, वैसे ही Z होता है। Z क्या है? इम्पीडेंस है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे सही है, रेसिस्टर का भाई समझ लो, इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, एक और आएगा XL करके, और एक और आएगा XC करके। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो गया, और ये अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। बस यही है। अब आ जाओ इसके अंदर। एक सेकेंड रुको जरा।
एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2πfl। अब आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, ओमेगा को हम बोलते हैं 2πf, ठीक है। बेसिक सवाल आएंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल आएंगे शिफ्ट से। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। ये होता है अपना फॉर्मूला 2πf। इस नीचे वाले को हटा देता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जिसमें एल क्या है अपना, एल है अपना इंडक्टेंस, एल है अपना इंडक्टेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस है अपना। तो अगर मैं ओमेगा को ऐसे लिख दूं 2πf और यहाँ एल पहले से ही था, यहाँ एल आ गया, तो यहाँ एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। एक्सएल हमेशा आराम से सीधा हुआ आएगा सीरीज की तरह, और जो एक्सी होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जो एक्सी है वो ऐसा अच्छा रुको, पहले एक और चीज बता देता हूँ। अगर करंट और एक्सएल की वो होगी ना, ग्राफ के अंदर रेस होगी, रेस, तो काइंड ऑफ ट्रिक बता रहा हूँ। अगर रेस होगी तो जो अपना एक्सएल होगा, जो क्या होगा, अपना एक्सएल होगा, वो भाग जाएगा आगे भाई। एक्सएल तेज है अपना, किससे, एक्सएल है अपना तेज करंट से। आ जाओ, ये भी देख लेते हैं। हेंस वी कंक्लूड दैट प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो है, इसके अंदर करंट लैग्स बिहाइंड। जो करंट होता है अपना, जो ईएमएफ होता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो करंट होता है वो अपना पीछे रह जाता है। देख रहे हो पीछे यहाँ क्या होता है, माइनस वाले नंबर -3 -4 ऐसे करके होता है। तो ये माइनस में चला गया ना बेचारा, और ये यहाँ जीरो से, इसने माइनस से स्टार्ट किया, इसने जीरो से, तो आगे कौन है, ईएमएफ अपना आगे, करंट रह गया पीछे, करंट रह गया पीछे, तो एल यानी कि प्लस समझ लेना, जिसके अंदर हमारा इंडक्टेंस जीत जाएगा, ठीक है। नहीं एल यानी कि माइनस समझ लेना, नहीं एल यानी कि माइनस समझ लेना, यानी कि हमारा पीछे चल रहा है, क्या चल रहा है पीछे, करंट पीछे चल रहा है हमारा, ठीक है। किससे, ये इंडक्टेंस वाले से, बस। और एल यानी कि माइनस, ठीक है, एल नहीं चाहिए हमें अपनी जिंदगी में, सी चाहिए हमें अपनी जिंदगी में, कैपेसिटर। सी यानी कि माइनस, सी यानी कि प्लस, सॉरी, एल यानी कि माइनस और सी यानी कि प्लस, इजीली समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में सी चाहिए और एल हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, ऐसे काइंड ऑफ याद कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, जो अपना XC है, कैपेसिटर है, उसका ये आ गया है फॉर्मूला, जिसके अंदर XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा क्या था, 2πf था। C क्या है, जैसे उसमें L था क्या, इंडक्टेंस, इसमें C क्या है, कैपेसिटेंस, सिंपल। तो XC इज इक्वल टू 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc, इजीली हो गया। आ जाओ आगे, आ जाओ। इसके अंदर क्या करेगा, जो अपना ईएमएफ है वो लैग बिहाइंड करेगा, और जो करंट है वो पहले ऊपर से स्टार्ट कर देगा। ईएमएफ हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करेगा। करंट देखते हैं, करंट नीचे चला गया यानी कि माइनस, यानी कि एल आ गया है, क्या आ गया है, एल आ गया, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया, एक्सएल आ गया है। और अगर ऊपर चला गया यानी कि सी आ गया है, सी यानी कि प्लस, यानी कि करंट, ऐसे करके याद कर सकते हो, समझ गए। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। LR सर्किट दोनों जुड़ गए, तो फिर हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, वहां पर प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा t प्लस पाई, ऐसे करके याद हो जाएगा। आ जाओ आगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। Z इज इक्वल टू, Z क्या है, इम्पीडेंस। हमने तीन चीज पढ़नी थी, XL यानी कि इंडक्टेंस, XC यानी कि कैपेसिटेंस, R यानी कि रेसिस्टेंस। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या मतलब, जोड़ा नहीं मतलब काइंड ऑफ Z आ जाएगा। अब इम्पीडेंस कैसे आएगा, अब किसी दो को जोड़ लो, R वाले को जोड़ दो, XL वाले को जोड़ दो, दोनों को एक सर्किट में ला दिया तो फिर क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा। इन दोनों को ला दिया, इन दोनों को ला दिया, किसी दो को ला दिया तो Z बन जाएगा, और तीनों को ला दिया तो भी Z बन जाएगा। Z क्या है, इम्पीडेंस। ये रहा फॉर्मूला, रूट के अंदर स्क्वायर लगा देंगे इनके ऊपर और ऐड कर देंगे। रूट के अंदर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और क्या कर देंगे मेरे भाई, ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं है। आ जाओ। LCR सर्किट वो देख लिया, बस वो तो आसान था, उसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
ये वाला फॉर्मूला याद करना है बस तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का होल स्क्वायर। इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर अपने तीनों आ गए हैं भाई, आर भी आ गया, एल भी आ गया, सी भी आ गया। तो z का फॉर्मूला कैसे बनेगा, रूट के अंदर सबको डाल देंगे, ले बेटा, पर एक्स एक्स लड़ाई करके बैठे हुए हैं तो इन्हें माइनस में डाल देंगे, स्क्वायर के साथ, स्क्वायर सब पे लगेगा। आएंगे दो ही, समझ लो, ऐसे समझ लो जैसे पिछले दो थे ना, एल आर या फिर सी आर, वैसा दोनों आए थे तो उनके अंदर स्क्वायर लगा पड़ा था। पहले एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और ये तो इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या आ गया था, एक्सी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, दो ही रहेंगे भाई स्क्वायर के अंदर, अगर तीन आ गए ना तो दो को माइनस करवा देंगे, और वो दो कौन होंगे, एक्सएल और एक्सी, क्यों, क्योंकि दोनों भाई है तो भाई लड़ाई तो होगी ना, तो ऐसा सीन हो जाएगा। तो जेड क्या है, इम्पीडेंस, ऐसे करके याद हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ट्रिक के ऊपर है भाई। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ सी, दोनों को इक्वल कर देंगे ना अगर हम एक्सएल और एक्सी को, तो रेजोनेंस बन जाएगा। रेजोनेंस एक और नई चीज है जब जीरो पे हो जाता है, क्या, वो भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब बन जाएगी, जब रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एफ आएगा ना उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये अपना एक और फॉर्मूला आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर सुना था, आई इज इक्वल टू वी बाय आर सुना था, सब हमने मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आर की जगह एक्सएल भी लिख सकते हैं, इस चैप्टर में एक्सी भी लिख देते हैं और जेड भी लिख देते हैं। जेड निकालने का अभी फॉर्मूला देखा, अगर तीनों आ गए, एल सी आर आ गए, सिर्फ एल आ गया तो एक्सएल लगा देंगे, सिर्फ सी आ गया तो एक्सी लगा देंगे, सिर्फ आर आ गया तो आर लगा देंगे, और अगर जेड आ गया तो क्या कर देंगे, अब वो हमें वो डिपेंड करता है, अगर एक्सएल और एक्सएल एल और आर एक साथ आ गया तो वो एक्सएल वाला लगा देंगे, एक्सएल प्लस में एक्सएल एक्स आर दोनों स्क्वायर, फिर उनके ऊपर रूट, ऐसे करके, और फिर सी वाला आ गया तो वहां सी आ जाएगा, और तीनों आ गया तो बता दिया, ठीक है। तो ये वाला ही हटते रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये वही जेड है जब तीनों आ गए थे, एल सी आर, ये तीनों भाई आ गए थे, जेड बन गया था, फिर अपना इंपेडेंस बन गया था, इन तीनों सर्किट के लिए फॉर्मूला आ गया था अपना जेड का, ये वाला। तो ये तो हो गया याद जेड, ठीक है, मैं ठीक है मास्टर, ठीक है भाई, ये तो याद हो गया है। अब वी को हम कई जगह ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि वोल्टेज और ईएमएफ थोड़े से रिलेटेड है, तो इन दोनों की इंटरस्ट्री बदल गए दोनों, ठीक है, ऐसा हो जाता है। आई इज इक्वल टू ई बाई, ये सब हो जाता है, ठीक है। बस यही है मेरे भाई, इसके अंदर फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, मैं कह रहा था ना रेजोनेंस में कहता फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है। शार्पनेस कैसे भाई करे, शार्पनेस का क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आता है, पर मैं बता रहा हूँ, अगर आ गए तो याद करने के लिए Q बाय एफ रेजोनेंस बाय डेल्टा एफ, ठीक है। और ये असली फॉर्मूला तो असली Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट एल बाय सी, ये याद कर लें। पावर याद करने के लिए P इज इक्वल टू ई आई, पी इसने पी ली भाई, तो ऐसे ही करके याद हो जाएगा, पी ई आई यानी कि पी एवरेज, ई आर एम एस, आई आर एम एस, कोस फाई। ई आर एम एस और आई आर एम एस किसे निकलेंगे, इस वाले फॉर्मूला से, ई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, इंस्टेंटेनियस पहले था, अब पीक है, और ई क्या है अपना आर एम एस, नहीं 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 नहीं, ये वो दूसरा फॉर्मूला है जो आर एम एस हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना, उससे निकलेगा, आई नोट बाय करके जो फॉर्मूला था, अपना डायरेक्ट वैल्यू आएगी उससे। अब आ जाते हैं हमारा, वही डेरिवेशन आ गई है, ये तो ये कुछ नहीं आएगा। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, आ जाओ अब इसके ऊपर, इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर आ जाओ। एलसीआर सर्किट के अंदर कोस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड करके, ये जो कोस फाई था ना, ये फाई जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा इसके अंदर, और ई होगा, ई अपना पता ही है हम लोगों को, वोल्टेज ईएमएफ वाला, आई क्या है करंट आईआरएमएस वाला, पी क्या है पावर अपनी, ठीक है। आ जाओ इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हमें ये ट्रांसफॉर्मर क्यों दे दिया, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो अपना ट्रांसफॉर्मर है वो किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम कर रहा है भाई, ये हमने पढ़ा था। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ये कौन सी डिवाइस है, ये इंक्रीज करती है वोल्टेज को एसी सर्किट के अंदर, या तो इंक्रीज करेगी या करेगी डिक्रीज, ऐसे हो जाएगा भाई अपना। आ जाओ अभी,
आ जाओ भाई, आ जाओ। स्टेप अप होगा। अब देखो ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर देखो तुम, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सा। ये बन गया डब्बा अपना, और ऐसी 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 एक तरफ ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। इस वाले को कह देंगे प्राइमरी, इस वाले को कह देंगे सेकेंडरी, ठीक है। ये है। अगर हमें स्टेप अप क्या है कि प्राइमरी वाले की जो होगी अपनी वायर्स वो कम होगी और उस वाले की ज्यादा होगी। अगर हमें स्टेप अप करना है, जो सेकेंडरी वाला है इसके अंदर जो कोयल होगी ना मेरे भाई वो ज्यादा होगी और इस वाले के अंदर कम। स्टेप डाउन करना होगा तो प्राइमरी की कम होगी और उसकी ज्यादा। सॉरी सॉरी देखो, सेकेंडरी की ज्यादा कब होगी, जब स्टेप अप करना है। स्टेप अप यानी कि बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ानी है। अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो वो वाला है ना जो प्राइमरी वाला, सॉरी प्राइमरी वाला है ये पी वाला हमें कम करना पड़ेगा सेकेंडरी वाले के। जो हमारा इसका वोल्टेज होगा ना पी वाले का, ये कम होगा कब, जब हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ानी है तो पहले वाला कम, बाद वाला ज्यादा, सेकेंडरी वाला ज्यादा। नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे ये सेकेंडरी वाला ज्यादा, पहले वाला कम, पहले वाला कम, वो वाला ज्यादा। कब, जब स्टेप अप होगा। स्टेप डाउन इसका उल्टा, यानी कि ये वाला ज्यादा वो वाला कम, पहले वाला ज्यादा और दूसरे वाला कम, ऐसे करके याद हो गया। और जो करंट होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, भाई अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 नंबर का हर बार पूछते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, हीट लॉस हो जाती है इसके अंदर, कॉपर लॉस हो जाता है। एक तो कॉपर लॉस हो गया अपना, एक फ्लक्स लॉस हो गया और अपना आयरन लॉस हो गया। आयरन लॉस के अंदर दो आ जाते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। अब अपने कितने लॉस हो गए, 1 2 3 4। हीट लॉस हो गया यानी कि कॉपर लॉस हो गया, फ्लक्स लॉस हो गया और अपना आयरन लॉस यानी कि 2 टाइप, यानी कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस हो गया। आ जाओ, बस यही था। इसको ठीक करने का जनरली नहीं पूछते, मैं बता दे, कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। मोटी मोटी वायर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा, कॉपर लॉस नहीं होगा। फ्लक्स लॉस को बचाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाले को एक वाइंड करने का है, इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद हमारा जो फ्लक्स लॉस होगा वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज कर सकते हैं भाई, बिल्कुल हटा नहीं सकते। हिस्टेरेसिस को कंट्रोल करने के लिए यूजिंग सब्सटेंस और सॉफ्ट आयरन यूज करना पड़ेगा और एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटिंग द कोर करना पड़ेगा, लैमिनेट करना पड़ेगा यार कोर को, और कुछ नहीं कर सकते। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, वो होती है अपनी 100%। क्या होती है, 100% होती है। इसका फॉर्मूला भी वही है जो अभी पढ़ा है हमने, वी, अच्छा सॉरी वो हमने नहीं पढ़ा, अभी बता देता हूँ। वीएस बाय वीपी समझ लो इसको तुम लोग, ऐसे समझ लो तुम लोग, ठीक है। वीएस बाय वीपी यानी कि ऐसे समझ लो तुम लोग कि V2 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ऐसे भी मत समझो, और अच्छे से बता देता हूं। देखो तुम लोग, E1 बाय E2 इज इक्वल टू V1 बाय V2, ऐसे समझ लो। नहीं तो N1 बाय N2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पर जो I होगा ना यार, 1 क्या है प्राइमरी, 2 क्या है सेकेंडरी, पर जो I होगा वो कैसे होगा, वो ऑपोजिट होगा, I2 बाय I1 हो जाएगा। बस यही जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एन क्या है, इसको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को डिनोट करने के लिए हम ये अजीब सा एन यूज कर रहे हैं, जिसमें आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है, EI इसका सेकेंडरी वाले का, और नीचे क्या आएगा प्राइमरी वाले का। ऐसे E2I1 बाय EPI1, इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर करके अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सही था ये चैप्टर, और चैप्टर 7 भी हमारा कंप्लीट होते हुए बस अब कुछ ही चैप्टर रहते हैं। फर्स्ट बुक तो खत्म हो चुकी है, अभी सेकंड बुक स्टार्ट करते हैं। तो यस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे।